हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं मानव श्वसन तंत्र। जैसे हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने मानव पाचन तंत्र की बात की थी और मानव पाचन तंत्र से जितने भी रिलेटेड हमारे पास में टॉपिक्स थे, क्वेश्चन थे, उनको हमने पूरा कर लिया था। अब हम जो है बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, सांस ली जाती है, सांस छोड़ी जाती है। अब सांस कैसे ली जाती है और सांस कैसे छोड़ी जाती है, उस सब का सिस्टम है मानव श्वसन। अब श्वसन तंत्र क्या है, जैसे कि हम सबसे पहले बात करें एक सिस्टम यानी तंत्र की। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की, यानी जो तंत्र होता है उसकी। सिस्टम क्या होता है, देखिए, यानी तंत्र, जैसा कि पहले आपको पाचन तंत्र की बात की थी उसमें भी हमने तंत्र की बात की थी कि तंत्र यानी एक ऐसा जाल या एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे अंग उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। जैसे पाचन तंत्र पढ़ा था तो पाचन के अंदर जितने भी अंग काम कर रहे थे वो सब मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र का मतलब यही है कि जितने भी अंग इस श्वसन क्रिया के अंदर हमें काम आते हैं उन सबको मिला करके कंप्लीटली हमारे पास में तैयार होता है मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र को समझने से पहले हम जो है इस श्वसन की बात समझते हैं कि श्वसन क्या है। देखिए, जो श्वसन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आपको हम श्वसन के बारे में बताते हैं कि श्वसन क्या है। देखिए, आम भाषा में, अगर सामान्य भाषा में हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना श्वसन कहलाता है। हर बच्चा और हर कोई लगभग जो व्यक्ति होता है वो यही कहता है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। लेकिन यह जो परिभाषा वो सही नहीं है। इस परिभाषा को सही करने के लिए हम पूरी तरीके से श्वसन के बारे में पढ़ते हैं कि श्वसन क्या होता है। देखिए, हम परिभाषा पढ़ रहे हैं कि श्वसन यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। नहीं, ये कतई सही नहीं है। जो एक्चुअल परिभाषा है वो आप यहाँ समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करें एयर की, एयर यानी हवा। अब हवा के अंदर हमारे पास में बहुत सारा गैसों का मिश्रण है। हवा जो है इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और अन्य प्रकार की हीलियम, आर्गन, बहुत सारी गैसों का मिश्रण क्या है, एयर के अंदर है। तो अब जो हमारा शरीर है वो क्या ऑक्सीजन ही ले रहा है ना हवा में से? नहीं, क्या हमारा शरीर इस हवा में से ऑक्सीजन ही ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है? निकाल तो कार्बन डाइऑक्साइड रहा है, ले क्या ऑक्सीजन ही रहा है? क्या हम पूरा फिक्स बात कर सकते हैं यहाँ पर कि ये ऑक्सीजन ही ले रहा है? नहीं, हम बात नहीं कर सकते कि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो ऑक्सीजन ले रहा है। यह बात करेंगे इसके समझने के बाद में कि क्या ले रहा है ये। जैसे कि समझिए, इस वायुमंडल के अंदर क्या उपस्थित है, एयर। अब जैसे अब मेरे साथ में इस नाक के अंदर क्या गई, बहुत सारी गैसें गई हैं। मुझे तो पता है थोड़ी ना है कि मेरे अंदर ऑक्सीजन ही गई है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना श्वसन है? मैं नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूँ कि वायुमंडल में उपस्थित जो हवा है, एयर है, वो जो एयर है वो किस में प्रवेश करती है, नोज में, यानी नाक में। जैसे ही हवा नोज में प्रवेश करती है, नाक में प्रवेश करती है, तो यह जो हवा है कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? विंड पाइप में। कहाँ जाती है ये हवा? विंड पाइप। विंड पाइप यानी क्या होता है विंड पाइप? विंड पाइप जो होता है वो होता है श्वास नली, यानी जो सांस की नली होती है अंदर, वहाँ जाती है। अब श्वास नली में चली गई तो श्वास नली में जाने के बाद में ये जो हवा कहाँ जाती है? लंग्स में, यानी फेफड़ा, जिसको बोलते हैं, फेफड़ों के अंदर दो फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी होती है, उसके अंदर ये जाती है। अब फेफड़ों से जो फेफड़े हैं उनमें क्या होता है? ब्लड होता है। फेफड़ों में क्या होता है? ब्लड। अब ये जो ब्लड है इसका काम है एयर को शुद्ध बनाने का। इसमें जो ब्लड है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को सोल्यूबल कर लेता है। ऑक्सीजन जो गैस, जैसे हवा के अंदर आपने बहुत सारी गैसों का मिश्रण लिया और वो हमारे नाक के अंदर प्रवेश की, नाक से वो जो है वाइंड पाइप के अंदर गई, विंड पाइप में, विंड पाइप से वो लंग्स में गई और लंग्स में हमारे अंदर क्या है? ब्लड है। और वो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें आई हैं लेकिन ऑक्सीजन को क्या करता है? सोल्यूबल कर लेता है। अब ऑक्सीजन को उसने सोल्यूबल कर लिया
ऑक्सीजन को सोल्यूबल कर लिया तो वहां पर वो क्या करता है कि एनर्जी भी बनता है, यानी जो ऑक्सीजन है वो किसके रूप में होती है, यहाँ पर एनर्जी के रूप में होती है, जिसको बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहने का मतलब जैसे हवा एयर से नोज में, नोज से विंड पाइप में, विंड पाइप से लंग्स में गई, ऑक्सीजन का क्या होगा, सोल्यूबल हो गया। अब ऑक्सीजन जैसे सोल्यूबल होता है तो कहने का मतलब किस में परिवर्तित होती है? ग्लूकोज में। एग्जाम्पल लें C6H12O6। ऑक्सीजन क्या हो रही है यहाँ पर? सोल्यूबल हो गई, ऑक्सीजन सोल्यूबल हो गई। अब ऑक्सीजन सोल्यूबल होने से यहाँ पर जो अपने पास में लंग्स हैं उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यानी जो गैस ऑक्सीजन सोल्यूबल हो गई, बाकी जो गैस हानिकारक बचती है वो बचती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके साथ ही H2O जल, और इसके साथ ही यहाँ पर निर्माण होता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसका निर्माण होता है? ATP का। तो देखिए ऑक्सीजन का तो सोल्यूबल हो जाता है यहाँ पर, और इसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो जाती है, और वो रिलीज होकर के वापस से किस में जाती है? फेफड़ों से जैसे रिलीज हो गई तो वापस विंड पाइप में, विंड पाइप से नोज, नोज से ए वापस रिलीज कर दी जाती। तो देखा आपने, क्या देखा कि एयर था उसका मिश्रण हमारे अंदर गया है, ना कि ऑक्सीजन प्योरली हमारे अंदर गई है। एयर अंदर जाकर के वहां पर ऑक्सीकृत हो रही है, शुद्ध हो रही है। उसके बाद में जो अपने पास में अशुद्ध हवा बच रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। एक तरह से सामान्य भाषा में यही कही जाती है कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। लेकिन यहाँ तक सही नहीं है। हम क्या उत्तर दे सकते हैं कि हवा के द्वारा ली गई, हवा के द्वारा ली गई जो सांस है, हवा के द्वारा लिए गए जो गैसों का मिश्रण है, नाक की सहायता से हमारे पास में कहाँ तक जाता है? फेफड़ों तक जाता है, और फेफड़ों में रक्त भरा हुआ होता है। वहाँ से जो ऑक्सीजन होती है शुद्ध वो हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। उसके बाद में वह जो अपने पास में अलग से हानिकारक जो गैस बच जाती है वो रिलीज हो जाती है। तो यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। लेकिन मुख्यतः सब लोग क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन का तो लेना और CO2 का छोड़ना, तो इन दोनों का जो आदान और प्रदान है, आदान और प्रदान है, वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। या फिर बात करें एक सामान्य परिभाषा की कि गैसों का विनिमय, बिल्कुल यहाँ पर ये वाली बात सही हो सकती है, गैसों का विनिमय क्या है? श्वसन है। लेकिन प्योरली ये बात नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 का जोड़ना। हाँ, इस तंत्र के अंतर्गत ऑक्सीजन होती है, सोल्यूबल हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो उस प्रक्रिया के तहत कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास में आंसर होगा श्वसन क्या है? तो गैसों का जो विनिमय है वही श्वसन है। गैस ले रहे हैं एयर से, लंग्स में जाकर के ऑक्सीकृत हो रही है, और उसके बाद में क्या होती है? वो क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, हानिकारक जो गैस है ना उसमें रिलीज हो जाती है। और जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ये एक किसके रूप में स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल्स का पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स का पार्ट होता है, जो क्या होता है? कोशिका का शक्ति गृह। यानी सेल्स क्या करती हैं? ऑक्सीजन को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई होगी कि श्वसन क्या है। दोबारा से देख लीजिए, श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गैसों का विनिमय होता है, गैस ली जाती है और हानिकारक गैस क्या की जाती है? बाहर छोड़ दी जाती है। और यह प्रक्रिया जो है मुख्यतः नाक के द्वारा संपन्न की जाती है। जैसे कि हम बात करें, हम जो श्वसन है मुख के द्वारा भी लेते हैं, मुख के द्वारा श्वसन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि मुख के द्वारा लिया गया जो श्वसन होता है वो शुद्ध नहीं माना जाता, और अपने पास में नाक के द्वारा जो लिया गया श्वसन होता है वो शुद्ध माना जाता है। क्योंकि नाक के अंदर छिद्र होते हैं, छिद्रों में रोम होते हैं, बाल होते हैं, जो आने वाले जो जीवाणु हैं वहीं से उनका क्या करते हैं? भगा देते हैं उनको। वो वायु में जो धूलकण है उनको भगा देते हैं। जबकि अगर हम मुंह खोल के सांस ले रहे हैं तो कोई भी अंदर जानवर जा सकता है, कोई भी सूक्ष्म जीव जा सकता है, जो हमारे लंग्स को क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि श्वसन क्या होता है। अब इस श्वसन के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से काम में आ रहे हैं? जैसे हमने पहले बात की थी नाक की, नाक के बाद में कहाँ जा रहा है? श्वास नली में, श्वास नली से कहाँ जा रहा है? लंग्स में। तो ये जो पार्ट है एक पूरी तरीके से किसका निर्माण करते हैं? एक तंत्र का, एक सिस्टम का। और उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। मुख्य रूप से अगर मैं श्वसन की बात करूं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो देखिए क्या परिभाषा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कोशिकाओं को अपनी विभिन्न
क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे अंदर सेल्स होती है उनको कई कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। और अब मैं भी कोई काम करना चाहता हूँ तो मुझे किसकी आवश्यकता होगी? एनर्जी की आवश्यकता होगी। और एनर्जी जो है मुझे कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी, भोजन से मिलेगी। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिका क्या करती है? पोषक तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करती हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है तथा हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया तभी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। जैसे पोषक तत्व अपने मान में ग्लूकोज है और ऑक्सीजन क्या हो गई? ऑक्सीकृत हो गई। इसके बाद में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है और इसी के साथ में अपने पास में हानिकारक जो हमारे पास में एटीपी है उसका निर्माण हो जाता है। और यह मुख्यतः किसके रूप में स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टोर होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन परम आवश्यक है। गैसों का यह आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, फुफ्फुस यानी जो अपने पास में लंग्स होते हैं उनमें क्या होती है? रक्त होती है। उसके द्वारा ही क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है हमारे जो हवा है। रक्त ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है। जैसे ऑक्सीजन क्या करता है? लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन को सोल्यूबल कर लेता है अपने अंदर, फिर वह धीरे धीरे अपने अंगों को देने लग जाता है। टिश्यूज जो होते हैं, ऊतक होते हैं, वहां तक पहुंचा देता है। उनके द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाहित करके वातावरण में भेजता है। फिर क्या करता है? जो हानिकारक गैस बनती है वो क्या करता है? बाहर भेज देता है। कहने का मतलब जो हमने पहले गैस ली है वो गैस क्या करती है? श्वास नली में जाती है, फिर अपने पास फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में जाकर वहाँ क्या करती है? ऑक्सीकृत होती है। ऑक्सीकृत होने के बाद में वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण करती है। उसके बाद जो अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच रही है वो क्या करती है? धीरे धीरे उसी सिरे से जैसे अंदर गई थी वहीं से क्या करती है? वो बाहर निकल जाती है। यह तो अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन। अब आगे बात करें तो देखिए गैसों के इस आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है। बिल्कुल पर्यावरण के अंदर तो गैस उपस्थित है, रक्त जो फेफड़ों के अंदर अपने पास उपस्थित है और कोशिकाएं जो शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, फंक्शनल यूनिट होती हैं, क्रियात्मक इकाई होती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त क्या करती है? शुद्ध वायु को नाक के द्वारा, फिर गले तथा श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों में पाई जाने वाली वायु कोशिका कुपिका में पहुंच जाता है। पहले तो नाक में गई, फिर गले के अंदर, फिर श्वास नलियों के अंदर, फिर फेफड़ों में, फिर जाने वाली कोशिका होती है कुपिका में आगे चलती जाती हैं। कुपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है जिसमें कोशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। जैसे भी आप जैसे जैसे लंग्स उसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कुपिका क्या होती है। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोशिकाओं में छोड़ दी जाती है। वायु कोशिका से धीरे धीरे क्या करती है? बाहर आ जाती है और अशुद्ध वायु फेफड़ों से श्वास के द्वारा वातावरण में क्या कर दी जाती है? छोड़ दी जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या लिया? हमारे वातावरण में क्या उपस्थित है? एयर उपस्थित है। एयर कहाँ गई? नोज नाक के अंदर गई और नाक में जाने के बाद एक इसमें गई विंड पाइप के अंदर गई, श्वास नली के अंदर गई, श्वास नली के जाने के बाद में जो अपने पास में लंग्स है यह उनके अंदर गई और लंग्स में जाने के बाद में जो यहाँ पर ब्लड उपस्थित है, ब्लड की जो प्रेजेंस है वह क्या करता है? इन गैसों में से ऑक्सीजन को सोल्यूबल कर लेता है और ऑक्सीजन को सोल्यूबल करने के बाद में ऑक्सीजन को जैसे ही सोल्यूबल कर लिया अपने पास में, ऑक्सीजन को जैसे ही सोल्यूबल कर लेता है उसके बाद में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और इसी के साथ में अपने पास में जल का निर्माण होता है और जो हानिकारक जल है वो बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और एटीपी जो है ऊर्जा के रूप में वहीं रह जाती है जो मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स का पार्ट है वहीं पर मौजूद रह जाता है। तो ये जो क्रिया है ये कहलाती है श्वसन। ये जो क्रिया है ये कहलाती है श्वसन और इस श्वसन के दौरान जितने भी अंग कार्य करते हैं उसको कहते हैं तंत्र, एक श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी एक ऐसा सिस्टम जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है जिन अंगों के द्वारा, उसको कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करें कि ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह कितने प्रकार का होता है, तो देखिए एक सामान्य परिभाषा के अनुसार ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। जस्ट एग्जांपल हम बात करें, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। यानी हम सीधी सी बात करें, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। देखिए एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है हमारे पास में अवायवीय श्वसन। एक हमने लिया वायवीय
और एक हमने लिया अवायवीय, यानी इसको तो हम बोलते हैं ऑक्सीशोषण और इसको बोलते हैं हम अनऑक्सीशोषण। क्या बोलते हैं? अनऑक्सी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होगा हमारे पास में कि जो ऑक्सीशोषण होता है, जो ऑक्सीशोषण होता है यह मुख्यतः ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है उसके अंदर हमारे पास में क्या होता है? ऑक्सीशोषण होता है। और अनऑक्सी जो शोषण है, अवायवीय जो शोषण है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थिति के अंदर यह होता है। और यह मुख्यतः ऑक्सीजन की कमी के अंदर भी होता है। यानी हम बात करें, एक तो यह हो गया ऑक्सीजन की कमी अनुपस्थिति से, और एक होता है ऑक्सीजन की कमी से। देखिए सबसे पहले हमने बात की जो शोषण है मुख्य रूप से दो प्रकार का बता रहे, एक तो ऑक्सी और एक होता है अनऑक्सी। ऑक्सी जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति से होता है, और अनऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से भी होता है और ऑक्सीजन की कमी से भी होता है। तो देखिए हमारे पास में जो वायवीय शोषण है वो ऑक्सीजन की क्या होता है? उपस्थिति होता है। इसमें पूर्ण जो भोजन का क्या है? ऑक्सीकृत। इसमें जो भोजन है अपना, भोजन जो है इसमें पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाता है। भोजन जो है क्या हो जाता है? पूरी तरीके से क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। पूरी तरीके से भोजन को क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। और इसमें जो भोजन है वह पूरी तरीके से क्या होता है? अनऑक्सीकृत होता है। भोजन जो है पूर्ण ऑक्सीकृत नहीं होता। भोजन में क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकृत होता है। भोजन क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकृत होता है। भोजन जो है पूर्ण ऑक्सीकृत यहाँ पर नहीं होता। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है इसके अंदर, जैसे हमने अभी देखा था C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन अगर पूरी तरीके से यहाँ पर मिल रही है ब्लड में, तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। और अपने पास में क्या बन रहा है? H2 जल बन रहा है। इसी के साथ में अपने पास में क्या बन रही है? ATP। और यहाँ पर जो ATP है उसमें जो अणु है लगभग बनते हैं 38 मॉलिक्यूल अणु बनते हैं। ATP की जो मॉलिक्यूल्स अणु है वो 38 बनते हैं, जबकि इसके अंदर हमारे पास में जो ATP के अणु हैं वह कितने बनते हैं? टोटल मिलाकर के 2 ही अणु यहाँ पर बनते हैं। टोटल कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। और इसी के साथ में हमारे पास में जो C6H12O6 प्लस में ये क्या होता है? अनऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है। तो इसके साथ में किसका निर्माण होता है? इसके साथ में हमारे पास में एक तो होता है एथेनोइक अम्ल। किसका होता है? एथेनोइक अम्ल का होता है। एक होता है लैक्टिक अम्ल का और एक होता है मेथेनोइक का। एक होता है एथेनोइक का, एक होता है लैक्टिक अम्ल का और एक होता है मेथेनोइक का। जो हमारे पास में लैक्टिक अम्ल बन रहा है यह तो मुख्यतः जंतुओं में बनता है। और अपने पास में जैसे इथाइल अल्कोहल बनता है, एथेनॉल बनता है, यह किस में बनता है? पौधों के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जाता है। यह जो मुख्यतः है अपने पास में जैसे एक कोशिकीय जीव में होता है। जैसे अपन अनऑक्सी शोषण की बात कर रहे हैं, अनऑक्सी शोषण जो होता है एक कोशिकीय जीव के अंदर होता है। एक कोशिकीय जीव जैसे हम बात करें ईस्ट हो गया उसके अंदर होता है, जबकि जो ऑक्सी शोषण है यह होता है ह्यूमन बींग्स यानी मानव के अंदर होता है। इसके अलावा जैसे अपने पास में सरीसृप हो गए, इनके अंदर ये देखने को मिलता है अपने पास में ऑक्सी शोषण। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने 2 प्रकार के शोषण की बात की है। एक तो की है ऑक्सी शोषण और एक की है अनऑक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ATP के 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण से ATP के 2 ही अणु बनते हैं। ऑक्सीजन जो होता है इसकी उपस्थिति के कारण भोजन का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होते ही ATP का निर्माण हो ही जाता है। और यहाँ पर भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और इसके साथ यहाँ पर जो अपने पास में अनऑक्सीकृत होता है इसका एथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और अपने पास में मेथेनोइक एसिड यहाँ पर बनता है। तो ये जो बनता है ये भोजन की अपूर्ण ऑक्सीकृत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ होता है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है उसके साथ पे यह होता है। यह मुख्यतः ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, यह जबकि एक कोशिकीय जीव में देखने को मिलता है। तो हमने बात कर ली यहाँ पर ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण की। तो देखिए अब जो शोषण की बात कर रहे हैं, एक बार तुम क्या करते हैं शोषण को अंदर लेते हैं और एक बार शोषण को हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो देखिए शोषण को अंदर लेते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। एक्सहेलेशन निशोषण अंदर ले रहे हैं, इनहेलेशन बोला जाता है।
एक्सहेलेशन बोला जाता है। जैसे इसमें श्वसन क्रिया के दौरान एक इंपॉर्टेंट लाइन थी कि जब भी हम श्वसन को अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, और जब भी हम श्वसन को बाहर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। जब भी हम श्वसन को अंदर लेते हैं तो उसको बोला जाता है इनहेलेशन रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन, और हम बोलते हैं जब हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। देखिए एक बात है यहाँ पर मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कि जो मनुष्य है वो क्या करता है, जो सजीव हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने का मतलब एयर लेते हैं और वो एयर जो है ऑक्सीकृत होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन की पुष्टि होती है कि ये ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। देखिए एक चक्कर होता है इसके अंदर, क्या आप यहीं पर समझ जाएंगे अभी कि एक चक्कर होता है कि जैसे पेड़ पौधे हैं हमारे पास में, क्या होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, वातावरण की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधों के द्वारा हमें क्या दी जाती है, क्या दी जाती है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को कौन लेता है, मनुष्य लेता है, और मनुष्य ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर लेता है, सोल्यूबल कर लेता है, इसके बाद में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं, पौधे। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं, O2, हम ले रहे हैं O2, दे क्या रहे हैं, CO2। तो ये एक तरह से चक्कर चलता रहता है। तो आजकल आपने सुना होगा जैसे ही पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, देखो पेड़ पौधों को नष्ट होगा, वातावरणीय जो वायुमंडल है वो नष्ट होगा पेड़ पौधों का। तो पेड़ पौधों का नष्ट होगा तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी क्या, नहीं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और अब जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मनुष्य को क्या चाहिए, गैसों का मिश्रण चाहिए, और गैसों का मिश्रण में हमें क्या चाहिए, हमारे फेफड़े होते हैं, ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को ही क्या करता है, सोल्यूबल करता है। जब हमें पेड़ पौधों से हवा ही नहीं मिलेगी, तो हवा नहीं मिलेगी तो मनुष्य क्या होगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा तो CO2 भी वह नहीं छोड़ पाएगा। और CO2 अगर वह छोड़ता भी गया, मान लीजिए पेड़ पौधों की यहाँ कटाई कर दी अपन ने, फिर भी हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन सोल्यूबल हो रही है, उसके बाद हम CO2 छोड़ भी रहे हैं, लेकिन CO2 को तो ग्रहण कौन करता है, पेड़ पौधे। और जब CO2 को ग्रहण करने वाले को ही नष्ट कर दिया जाए तो CO2 का तापमान वातावरण में इंक्रीज बढ़ता जाएगा। और जैसे कि कहा जाता है कि CO2 एक हानिकारक गैस होती है, और जब हानिकारक गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, विश्व उष्णन होगा, विश्व उष्णन। यहाँ पर एक तरीके से हानिकारक गैसों का पूरा मिश्रण हो जाएगा, और ये जो मनुष्य है वापस से हानिकारक गैस करेगा, और लंग्स होंगे ऑक्सीकृत करेंगे सिर्फ ऑक्सीजन को ही, कार्बन डाइऑक्साइड को तो ऑक्सीकृत करते ही नहीं है वो। तो क्या होगा, मनुष्य भी धीरे धीरे प्रकृति इसकी भी नष्ट होती जाएगी। तो यहाँ पर आपको समझाने का उद्देश्य है कि पेड़ पौधों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर पेड़ पौधों को नष्ट आप कर देंगे तो आपके द्वारा दी गई कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण नहीं करेंगे, ग्रहण करने वाले नहीं होंगे, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होगी वह बढ़ती जाएगी। अंततः पर्यावरण धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होता जाएगा। देखिए अब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, मानव जो श्वसन तंत्र है वह कितने प्रकार का होता है। देखो जो जितना भी सिस्टम होता है वो हमारे सेल्स के अंदर होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है। जो कोशिका होती है जैसा कि आपको बता दिया है, शरीर की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई कहते हैं इसको, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन, जिससे क्या होती है ऊर्जा। जो हम फूड लेते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, उसी से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मानव में श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा होता है निचला श्वसन तंत्र। अब हम ऐसे नहीं बोल सकते एक ऊपर का एक नीचे का एक मिडिल पॉइंट का होगा, नहीं। श्वसन तंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ऊपरी श्वसन तंत्र होता है, निचला श्वसन तंत्र होता है, एक होता है श्वसन मांसपेशियां। अब जैसा कि आपको श्वसन तंत्र के बारे में बता रही है, यह आपको श्वसन तंत्र है जो मानव का चित्र के द्वारा दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं मानव जो श्वसन तंत्र है, ये एक मानव का डायग्राम है। इसमें जो श्वसन तंत्र है, सबसे पहला पार्ट देखिए, मानव जो है कहाँ से लेगा सांस, नासिका से लेगा। नासिका से द्वारा ली गई जो सांस है वो कहाँ जाती है, ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी से किस में जाती है, लैरिंग्स में जाती है। और लैरिंग्स में जाने के बाद में कहाँ जाती है, श्वास नली के अंदर जाती है। फिर ये कहाँ जाती है,
फेफड़ों के अंदर जाती है। फेफड़ों में क्या उपस्थित होता है? ब्लड उपस्थित होता है, ऑक्सीकृत करता है अपने किसको, एयर्स को, और बाद में जो अनऑक्सीकृत एयर होती है उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। फिर ये जो फेफड़े होते हैं आगे किस में इनकी जो शाखाएं होती हैं वो आगे किस में बढ़ती हैं? श्वसन में बढ़ती हैं, श्वसनिका में बढ़ती हैं। और इसके नीचे जो आपको देखो दिख रहा है यहाँ पर एक फेफड़ों के नीचे इस आकार का, तो वो होता है मध्यपट, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। जैसे हम सांस लेते हैं तो खिंच जाता है, सांस छोड़ते हैं तो शिथिल अवस्था। तो एक बार तो यह संकुचन अवस्था में आता है जब हम सांस लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं शिथिल अवस्था के अंदर आ जाता है, जिसमें हमारे जो कंधे वगैरह होते हैं वो भी बहुत प्रकार की सहायता करते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो श्वसन है उसके अंदर हमें नासिका भी काम आ रहा है, ग्रसनी, लैरिंक्स, श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनी और डायफ्राम। तो ये सब पार्ट मिलकर के ही किसका निर्माण करते हैं? श्वसन तंत्र का। तो मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा था कि ये सब अंग मिलकर के श्वसन तंत्र यानी अंग, तंत्र यानी अंग। अब कौन से अंग? अब पाचन की बात करें तो पाचन के अंग, श्वसन की बात करें तो श्वसन के अंग, नर जनन की बात करें तो नर के जनन के अंग, मादा जनन की बात करें तो मादा जनन के अंग। तो तंत्र मतलब ऑर्गन्स, तंत्र को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गन्स बोलते हैं, अंग बोलते हैं। अब कौन से ऑर्गन्स? श्वसन के ऑर्गन। तो श्वसन के ऑर्गन जो होते हैं श्वसन तंत्र कहलाते हैं। पाचन के अंग पाचन तंत्र कहलाते हैं। नर जनन के अंग के ऑर्गन होते हैं वो नर जनन तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये श्वसन तो तंत्र होता है कितने भागों में बांटा गया है। जो श्वसन तंत्र होता है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, एक होता है निचला श्वसन तंत्र, और एक होता है श्वसन मांसपेशियां। तो ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। देखो ऊपरी श्वसन तंत्र यानी ये आ रहा है। अब ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं? देखो ऊपरी जो श्वसन तंत्र होता है इसमें मुख्य रूप से एक तो नासिका, एक आता है मुख, एक आती है ग्रसनी और एक आता है लैरिंक्स। देखिए नासिका पहला श्वसन अंग होता है, ग्रसनी और लैरिंक्स। ये जो 3 पार्ट हैं नासिका, ग्रसनी और लैरिंक्स जो हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम यही से चर्चा करते हैं कि नासिका। देखिए हम क्या करते हैं? नासिका से सांस लेते हैं, नाक के द्वारा सांस लेते हैं। तो नासिका जो है ये मानव का प्राथमिक श्वसन अंग कहलाता है। नासिका को क्या कहते हैं? पहला श्वसन अंग कहते हैं, प्राथमिक श्वसन अंग कहलाता है। यह बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार से, एक जोड़ी यानी 2 छिद्र होते हैं, इसमें हॉल्स होते हैं। एक जोड़ी नासाद्वार से, नाक के द्वार से खुलता है। ये एक बड़ी गुहा के रूप में होती है जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है। इसके अंदर क्या होती है? पतली झिल्ली होती है। बिल्कुल नाक जो होता है वह पतली हड्डी से मिलकर बनके बना हुआ होता है। नासिक गुहा का पृष्ठ भाग नासाग्रसनी में खुलता है, यानी जो इसका पीछे का भाग होता है वह नासाग्रसनी के अंदर खुलता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाले एक रक्त प्रवाह है, झाड़ूनुमा पक्ष भाग, श्लेष्मा आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूल कण, पराग कण, फफूंद आदि को दूर करके उसको शुद्ध करते हैं। कहने का मतलब, और एक बार वो देख ले, इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास लेने वायु में फेफड़ों में जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम नासिका की बात करें तो नासिका क्या होता है? नासिका जो है, नासिका क्या है? मानव का पहला श्वसन अंग होता है। और नासिका जो है ये एक जोड़ी होता है। इसमें 2 श्वसन मतलब 2 द्वार होते हैं, 2 होल्स होते हैं। और ये जो होता है इसमें बहुत महीन बाल होते हैं, सीलिया फ्लैजिला होते हैं। और ये क्या करता है? जैसे ही वायु के धूल कण, कोई भी सूक्ष्म जीवाणु नाक में श्वास की सहायता से जाते हैं तो वहीं पे उसको विच्छेदित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे वायु जो होती है पूरी, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ऑक्सीजन की बात नहीं करनी है, वायु में वायु का जो मिश्रण है वो जा रहा है। और समझ आ गया होगा, वायु का मिश्रण अंदर जा करके फेफड़ों से रक्त ऑक्सीकृत करेगा। अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन जा रही है। जो क्या होता है कि नासिका की बात करें, नाक पतली हड्डी से मिलकर बनता है, इसमें जो महीन बाल होते हैं, बाहर से आने वाली जो वायु होती है उसको क्या कर देते हैं, ये धूल के जो कण होते हैं उनको वहीं के वहीं साफ कर दें। उसके बाद ही जो वायु होती है वो कहाँ जाती है? नासिका से लैरिंक्स से होते हुए श्वास नली की सहायता से फेफड़ों में जाती है। ये तो गई हमारे पास में नासिका की बात, जो मानव का क्या था? प्राथमिक श्वसन अंग था। इसके बाद में हम दूसरी बात करें, हमारे पास में मुख। देखिए पहले बात करें नासिका की, अब हम बात करते हैं मुख। तो जो मुख होता है ये एक द्वितीय श्वसन अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वास लेने में जो भूमिका नासिका की होती है वही अपने पास में मुख की होती है, लेकिन महत्वपूर्ण स्थिति में
इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे आपका बहुत तरीके से दम घुट रहा है, आपको सांस नहीं आ रहा है, उस समय आप मुंह से सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सांस लेना है तो आप नासिका यानी नाक के द्वारा ही सांस ले सकते हैं। सामान्यतः नाक के द्वारा ली गई जो सांस है वो शुद्ध मानी जाती है। शुद्ध इसलिए मानी जाती है जैसे कि मान लें वायु का जो कोणों का मिश्रण है नाक से टकराएगा तो नाक में उपस्थित महीन बाल क्या करते हैं, उस वायु को वहीं शुद्धिकृत कर देते हैं, उसके बाद में फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। जबकि अगर अपन मुंह के द्वारा सांस लेंगे तो वायु के धूल के कण मुंह में जाएंगे, पहले बात तो मुंह को गंदा करेंगे, जीभ वगैरह को गंदा करेंगे, उसके बाद वो अंदर जाएंगे और फेफड़ों को और गंदा करेंगे। तो मुख के द्वारा ली गई जो सांस है वह अशुद्ध होती है, वायु अशुद्ध होती है, और अपने जो नाक के द्वारा ली गई सांस है वो शुद्ध होती है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ही मुख के द्वारा सांस क्या आती है, काम आती है। मुख से ली गई श्वास, वायु नासिका से ली गई श्वास की बातें शुद्ध नहीं मानी जाती है। ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास में जो तीसरा पॉइंट है वह है ग्रसनी। ग्रसनी कौन सा पॉइंट है, तीसरा। तो देखिए जो ग्रसनी है एक पेशीय संरचना होती है। पाचन तंत्र में भी हमने ग्रसनी पढ़ ली थी, पाचन तंत्र में पेशीय संरचना की ग्रसनी हमने पढ़ ली थी जो 3 प्रकार की थी, नासिका, नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी। वही बात ये कर रहा है। ग्रसनी भाई जो अपन ने पाचन तंत्र पढ़ा था, पाचन तंत्र पढ़ा था, ये नाक पढ़ लिया था, इसके बाद में यहाँ से हम ग्रसनी देखे थे तो यहीं से तो भोजन जा रहा था, तो भोजन तो अपने यहीं से जा रहा था। तो भोजन जो ग्रसनी है पाचन तंत्र में भी काम आती है, ग्रसनी में भी काम आती है। यह 2 भागों में विभाजित होती है यहाँ जाकर के। देखिए कौन से में ग्रसनी क्या होती है, एक पेशीय संरचना होती है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली रहती है। यानी देखो आहार नली भी यहाँ पर काम आ रही है। जो कैसे काम आ रही है अभी देखेंगे आप। ग्रसनी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। एक तो होती है नासा ग्रसनी, एक होती है मुख ग्रसनी, इसको मुख्य ग्रसनी ही है मुख ग्रसनी, एक होती है अधोग्रसनी जिसको हम क्या बोलते हैं, कंठ ग्रसनी बोलते हैं। नासा ग्रसनी क्या करती है, नासा ग्रसनी जो है नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाई जाने वाली ग्रसनी का प्रथम भाग होता है। वायु क्या करती है, नासिका गुहा से जाती है। सबसे पहले नासा ग्रसनी नाक की ग्रसनी होती है, वायु यहाँ जाती है, उसके बाद किस में जाती है, नासिका ग्रसनी में, फिर यह मुख्य ग्रसनी में आती है। वायु सबसे पहले नाक में गई, नाक से नासा ग्रसनी में गई, और नासा ग्रसनी में जाने के बाद में यह ग्रसनी के 3 पार्ट है। पहले वायु को 3 पार्टों से होकर के गुजरना पड़ता है, उसके बाद में जो वायु है अपने पास में ग्रसनी के अंदर जाती है। मुख से ली गई जो श्वास सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। देखो अपने पास में अगर नाक से हम सांस ले रहे हैं तो वो तो जाएगी नासा ग्रसनी के अंदर, और मुख से हम सांस जो लेंगे वो सीधे ग्रसनी में जाएगी। तो देखो मुख से ली गई सांस सीधे ग्रसनी में जा रही है, और नाक के द्वारा ली गई सांस नासा ग्रसनी, तो नासा ग्रसनी में प्योरली होते हुए जाती है, एक पार्ट की डिवाइडेशन से जाती है, जबकि यहाँ पर एक पार्ट की डिवाइडेशन से ये नहीं जाती है। मुख ग्रसनी से वायु कहाँ जाती है, कंठ ग्रसनी में। और कंठ ग्रसनी में क्या होता है, एपिग्लोटिस घांटी ढक्कन होता है, एक घांटी ढक्कन होता है, सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। किसमें, स्वर यंत्र, स्वर रज्जु में यह प्रवेश कर जाती है। घांटी ढक्कन क्या होता है, पल्लेनुमा संरचना होती है, उपास्थि होती है, जो श्वास नली व आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करता है। देखिए घांटी ढक्कन के बारे में समझिए। एक घांटी ढक्कन होता है, मान लीजिए घंटी होती है, घंटी ढक्कन आप आम भाषा में समझते हैं घंटी होती है। जैसे ही हम क्या करते हैं श्वास लेते हैं, ये एक पल्लेनुमा संरचना है जो बंद भी होती है और खुलती भी है। जब अब हम भोजन खा रहे होते तो यह बंद हो जाती है, जब हम भोजन कर रहे होते हैं क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और जब हम भोजन नहीं खा रहे होते तो ये खुलती रहती है। कई बार आपने देखा होगा भोजन करते समय कई बार आपको अचानक से खांसी आ जाती है। तो अचानक से खांसी आने का कारण क्या होता है कि जो हम भोजन ले रहे हैं तो भोजन का जो कुछ पार्ट है, कुछ भी थोड़ा सा भी पार्ट है, वह कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है ये पार्ट, अपने जो एपिग्लोटिस के मैंने 2 भाग बताए, एक तो कंठ ग्रसनी, एक मुख ग्रसनी, और एक अपन ने इसके जो ग्रसनी के बारे में बताया वो 3 बताया, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। यहाँ पर एक पल्लेनुमा जो घांटी ढक्कन है यह सुनिश्चित करता है, यह इसका काम क्या है, घांटी ढक्कन का काम क्या है, अगर वायु जो आ रही है उसको तो अपने को वायुनाल में भेजना है, वायु श्वास नलिका में भेजना है, और अगर भोजन जा रहा है उसको आहार नलिका में भेजना है। तो यहाँ पर घांटी ढक्कन एक मध्य पट का कार्य करता है, वायु आ रही है उसको वायु नलिका में भेजता है, और जो अपने पास में भोजन आ रहा है उसको भोजन आहार नलिका में भेजता है। लेकिन अगर ये भोजन जो है इस नलिका में चल जाता है, श्वास की नलिका में, तो खांसी धासी जिसको हम बोलते हैं भोजन करते समय वो आ जाती है। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि घांटी ढक्कन क्या होता है। ग्रसनी जो भोजन निकलने में भी सहायक होते हैं, एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वायु तो श्वास नली में जाए और भोजन कहाँ जाए, आहार नलिका के अंदर ही जाए। अब अपने पास में अगला जो पॉइंट है वो है स्वर यंत्र, लेरिंग्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी, नासिका, नासिका के बाद में मुख, मुख के बाद में जो वायु है लेरिंग्स की सहायता से अंदर जाएगी। तो देखिए
यह कंठग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी संरचना है। श्वास नली और कंठग्रसनी के बीच वाली जो संरचना होती है उसको स्वर यंत्र कहते हैं। यह मुख्यतः जो है 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनती है। कितनी उपास्थि से मिलकर बनती है? 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनती है। भोजन को निगलने के दौरान जो होता है एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करती है तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। जो स्वर यंत्र होता है मुख्यतः श्वास में ही काम आता है और स्वर यंत्र का कार्य क्या है कि भोजन जो होता है उसको श्वास नली में ना जाए। स्वर यंत्र में स्वरज्जु नामक एक विशेष संरचना पाई जाती है, एक झिल्ली होती है। अपन बात करते हैं स्वर यंत्र में स्वरज्जु नामक एक विशेष संरचना पाई जाती है, एक झिल्ली होती है और झिल्ली जो होती है हवा के बहाव से कपकपी पैदा करके क्या करती है अलग अलग। कई बार क्या होता है जैसे कई लोग मिमिक्री करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, तो अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकालते हैं और अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकालने का कारण क्या होता है उनका जो स्वर रज्जु होता है उसमें क्वालिटी होती है। स्वर रज्जु के अंदर क्या करते हैं हवा का बहाव अलग अलग तरीके से वो लेते हैं और अलग अलग हवा के बहाव से वो अलग अलग तरह की ध्वनि निकालते हैं। तो देखिए स्वर यंत्र क्या होता है, स्वर यंत्र होता है इसमें 9 प्रकार की उपस्थिति है, स्वर रज्जु कहते हैं। और स्वर रज्जु जो होता है एक विशेष संरचना होती है, श्लेष्मा झिल्ली होती है, हवा के बहाव से कपकपी पैदा करके अपने पास क्या करती है बहुत सारे यह ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। ध्वनि उत्पन्न करने के बाद में ये क्या करती है विशेष संरचना का निर्माण कर लेती है। तो आपने देखा सबसे पहले भाग में नासिका जो है उसके द्वारा सांस ली गई, ये मुख में गई, मुख से कंठग्रसनी, कंठग्रसनी से ये अपने पास में कहाँ गई स्वर यंत्र। हमने यहाँ पर जो देखा है अभी श्वसन तंत्र के जो प्रकार हैं उसमें ऊपरी जो श्वसन तंत्र है उसके भागों का वर्णन कर लिया। अब जो हमारे पास में निचला श्वसन तंत्र और इसका जो तीसरा पार्ट है श्वसन मांसपेशियाँ उसका जो वर्णन है हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।